बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और अपन ने अपना चैप्टर पढ़ लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब देखो इसके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, 5-6 क्वेश्चंस, तो अपन देख लेते हैं उनको कि आप उनको किस तरीके से आंसर देंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को जब आप देखें तो कमेंट बॉक्स में इनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके आंसर डालने की कोशिश करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसा है कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। मतलब कि उन्होंने आपको बोल दिया है कि आपके पास में एक सॉल्यूशन है, हाँ जी भैया है, और दूसरा बोला है कि वो सॉल्यूशन आपका रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में। लिख देता हूं, रेड लिटमस जा रहा है ब्लू में। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को समझ में आया कि मेरा रेड लिटमस ब्लू में जा रहा है तो मुझको समझ में आ गया कि मेरा सब्सटेंस जो है कौन सा है? बेसिक इन नेचर। मतलब जो भी होगा मेरा वो क्या होगा? बेस होगा बस। और आपको पता है कि अगर सब्सटेंस बेस है, क्या कि अगर सब्सटेंस बेस है तो उसकी पीएच वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 to 14 के बीच में। अगर एसिड होता तो 1 to 7 इसके आसपास रहती। लेकिन हमारा जो क्या है, सब्सटेंस बेस है, तो उसकी पीएच वैल्यू कहां से रहेगी? 7 to 14 के बीच में। अब देखो 1 है तो हम देख रहे हैं पीएच वैल्यू 1 है तो ये तो एसिडिक होगा, 4 है तो ये भी एसिडिक होगा, 5 है तो ये भी एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू 10 है तो ये क्या होगा? बेस होगा। तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, क्योंकि बाकी के तीनों जो सब्सटेंस है वो सब क्या है? एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेंट्स। मतलब कि उन्होंने ऐसा बोला है कि भैया आपका एक सॉल्यूशन है जिसकी आप रिएक्शन करा रहे हो क्रश्ड एग सेल्स, मतलब एग के ऊपर जो शेल होती है उससे आपने क्या उसको क्रश किया है, मतलब, और उससे आप क्या करा रहे हो? उसकी रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको एक गैस मिलती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सबसे पहली बात तो जैसे ही क्रश्ड एगशेल की बात आती है तो समझ जाओ एगशेल जो है वो बनी होती है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से। इतना समझ में आ गया। दूसरा उन्होंने लिखा है कि एक गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ ऐसी एक ही गैस है जो कि लाइम वाटर अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देती है। कौन सी गैस है? सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अब हमको बताना है कि हम इससे सॉल्यूशन से जब इसकी रिएक्शन कराएं कि इससे CaCO3 से जब हम X, कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है इन चारों में से, रिएक्शन कराएं तो आपकी CO2 गैस जो है निकलनी चाहिए। तो आपने पढ़ा था भैया कि जब हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, मेटालिक सॉल्ट, साथ ही में पानी बनता है H2O, और निकलती है CO2 गैस। जैसे कि CaCO3, आप यहां पे एसिड रख दें HCl या फिर H2SO4, ठीक है, तो आपके बनेगा मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट कौन सा बनेगा? अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है तो आपका मेटालिक सॉल्ट जो बनेगा इसमें क्लोराइड रहेगा, और अगर आपने H2SO4 यूज किया है तो आपके सल्फेट वाला सॉल्ट बनेगा। साथ में निकलेगी CO2 गैस प्लस H2O। ठीक है, तो हमको देखना है कि हमारे यहाँ पे ये वाला जो सब्सटेंस है वो होना चाहिए एसिड, तब जाके ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो देखते हैं। फर्स्ट NaCl, NaCl क्या है? सॉल्ट है, तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ भैया, ये ऑप्शन हो सकता है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। थर्ड लिथियम क्लोराइड, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी अपना क्या है? ये भी अपना सॉल्ट है, KCl, ये भी नहीं रिएक्शन करेगा। सिर्फ आंसर आया B, जो रिएक्शन करेगा वो होगा HCl, क्योंकि वो है एसिड। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा अपना सॉल्ट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है
कि 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl required for the same solution to neutralize will be. मतलब देखो, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, आप ऐसा मान के चले। एक में उन्होंने क्या किया, दोनों केस में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे, एसिड और बेस की रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट केस में भैया लोगों ने 10 ml सॉल्यूशन लिया है, किसका, NaOH का। 10 ml लिया है सॉल्यूशन, 10 ml सॉल्यूशन लिया है NaOH का। ठीक है, और लिया है एसिड 8 ml। ठीक है, ठीक है, और इससे क्या होगा, बनेगा अपना सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उन्होंने कहा है कि और हमने ये इनकी क्वांटिटी रखी है 10 ml और 8 ml। ठीक है, हो गया न्यूट्रलाइजेशन। कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तब आपको 10 ml NaOH लेना पड़ेगा और साथ में 8 ml एसिड लेना पड़ेगा, HCl एसिड, तब जाके आपका सॉल्ट प्लस वाटर का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, सेकंड केस उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने क्या किया, अब यहाँ पे NaOH तो है सेम, बेस आपका वो का वही है, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा के क्या कर दिया है, 20 ml आपने कर दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब वापस से सॉल्ट प्लस वाटर कंप्लीट बनेगा, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पे अब एसिड कितने ml, मतलब कितनी क्वांटिटी में यूज किया जाए। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि आपने क्या किया, ml मतलब आपने NaOH बेस की क्वांटिटी को अब डबल कर दिया। पहले था आपका 10 ml, अब आपने 20 ml कर दिया, मतलब कि बस डबल कर दिया है आपने किसको, NaOH की क्वांटिटी को। तो अगर हमको न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट करवाना है तो बस आपको यही करना पड़ेगा, क्या, कि आपको एसिड की क्वांटिटी को भी जस्ट डबल कर दो, 16 ml यहां पे रख दो, तो आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, डी, 16 ml। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। मतलब देखो, ये अपन को, आप सभी को पता है, बायोलॉजिकल में पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, के हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अपने डाइजेशन में काम में आता है। लेकिन लेट से किसी दिन अपन ने बहुत सारा एसिडिक कंटेंट खा लिया, मतलब आपने, और किसी दिन आपने बाहर से भी चीजें खा ली, और आपने उस दिन एसिड की क्वांटिटी जो है पेट में, स्टमक में थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच वैल्यू आपकी 7 से उठ के इधर चली जाएगी, तभी तो आपका एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है, अब इस वजह से आपको क्या होने पड़ेगा, आपको होने लगेगा पेट में दिक्कत, अपच, इंडाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको इसको ठीक करना है, आपका क्या हुआ, आपका पेट में एसिडिक कंटेंट बढ़ गया, आपका एसिडिक कंटेंट बढ़ने से पीएच वैल्यू कम हो गई। अब आप चाह रहे हो कि हमारे सब्सटेंस कौन सा ले जिससे कि हमारा जो इंडाइजेशन है, जो हमारा पेट खराब हुआ है, वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, आपके दिमाग में वही सिंपल सी साइन कि अगर सर एसिडिक कंटेंट बढ़ गया है तो मैं एक बेस डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं, बेस डाल देता हूं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करें अपन, एक क्या करते हैं, एक बेस यूज करते हैं। ठीक है, और एसिड टैबलेट्स को हम बोलते हैं एंटासिड, नाम से पता चल रहा है एंटासिड, जो एसिड का विपरीत काम करेंगे, जो एसिड को बनने से रोकेंगे। ठीक है, तो थर्ड आंसर है इसका एंटासिड। अब कौन से एंटासिड आप यूज करते हो, जैसे NaHCO3, इसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप यूज करते हो। आप यूज करते हो ALOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत से तरीके के आप क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं ताकि आपके इंडाइजेशन जो है ठीक हो जाए। सिंपल सी साइंस, आपको क्या करना है, बस न्यूट्रलाइज करना है। एसिडिक कंटेंट बढ़ गया है तो मैं बेसिक कंटेंट डाल देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। मतलब क्या, उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, वर्ड इक्वेशन को लिख दो, नहीं वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, आप क्या करो, इसको इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं अपन, और उसके बाद में इसको बैलेंस करना है अपने को। क्या लिखा है, फर्स्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4
रिएक्ट विद जिंक, जिंक के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के पीस के साथ में, तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब आपको इसको बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2, सल्फर के 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन के 4, इधर भी 4, Zn का 1 मत। वाह भाई वाह, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस दी गई है। आपने जब इसको इक्वेशन को किया, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है LHS साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है, मतलब हमारी रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अगला पढ़े। अगला क्या लिखा हुआ है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। मतलब आपने इस बार क्या किया है कि लिया तो HCl एसिड है और उसकी रिएक्शन कराई है आपने मैग्नीशियम रिबन के साथ में। देखो मैं लिख देता हूं HCl, ठीक है, डाइल्यूट मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन कराई मैंने, तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम के यहाँ पे सबसे पहले अपन पकड़ते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 1, इधर है 2, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया मेरा, लेकिन क्लोरीन के यहाँ पे हो गए 2 एटम्स। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लोरीन के कितने हैं, 2 एटम्स, वेल एंड गुड, बराबर। मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने हैं, 1, और मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने, 1, मतलब कि ये रिएक्शन अपनी हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। इसी बैलेंस इक्वेशन की अपन ने वीडियो अपन डाल चुके हैं, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और डाले गए हैं बैलेंसिंग के, आप उनको कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आती हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 सोल्यूशन ABCDE, आपके पास में कितने सोल्यूशन है, 5 है। When tested with universal indicator showed pHs 4, 1, 11, 7 and 9 रेस्पेक्टिवली, विच सोल्यूशन इज दिस। अच्छा ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि आपने 5 सोल्यूशन ले लिए, सोल्यूशन के नाम है ABCD और E। ठीक है, जब आपने उनका pH चेक किया तो pH आया 4, 1, 11, 7 और 9, 5 pH भी आ गए। अब वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें से स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन होगा, स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा, वीकली एसिडिक कौन होगा, वीकली अल्कलाइन कौन होगा, न्यूट्रल कौन होगा। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि pH वैल्यू में अगर आप 0 to 7 जाते हैं तो रहता है एसिडिक, 7 to 14 मूव करते हैं तो जाता है बेसिक। ठीक है, और अगर आप 7 to 0 की तरफ मूव करेंगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, और अगर 7 to 14 pH की तरफ जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इतना आपको ध्यान में रखना है बस, कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, करते क्या लिखा है, स्ट्रांगली अल्कलाइन, मतलब कि बेसिक तो हो लेकिन जो हो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो। तो इसमें कौन होगा, 4, 1, 7, ये तो होंगे नहीं। कौन होगा, जिसके 7 से ज्यादा pH है, तो 9 और 11 हो सकता है, लेकिन 9 जो है 11 से छोटा है, और तो pH वैल्यू में 11 जो है बाद में आएगा, तो बेसिक कैरेक्टर जो इधर जाएंगे अपन तो इंक्रीज होते रहेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा 11 जो है स्ट्रांगली अल्कलाइन वाला pH है। ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन कौन से होंगे, या तो 1 वाला होगा या 4 वाला होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि हम 7 to 0 मूव करते हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक आएगा, जिसकी pH वैल्यू है 1। ठीक है, वीकली एसिडिक मतलब आप क्या करो, 0 से लेके 7 की तरफ मूव करते जाओ, तो क्या होगा, आपके एसिडिक जो कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा। तो आपकी वीकली एसिडिक कौन सा होगा, 4 वाला। ठीक है, वीकली अल्कलाइन मतलब कि जो बेस है जो कि वीक हो। ठीक है, तो हमने बताया था वीक बेस वो होगा जिसकी pH जो है 7 के आसपास होगी, 8 होगी या 9 होगी, वो थोड़ा सा वीक होगा। यहाँ पे वीक बेस कौन हो गया, 9 वाला। और न्यूट्रल 7, ये तो सबको पता है जो सब्सटेंस की वैल्यू की pH 7 होती है वो सब सब्सटेंस कौन से होते हैं, न्यूट्रल, जैसे कि हमारा पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई।
ऐसा क्वेश्चन है कि पीओपी जो होता है उसको आपको क्या करना है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना है, मतलब ऐसी जगह रखना है जहां पे नमी ना हो। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने को पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो सब्सटेंस है जो अपन किस में काम में लेते हैं, अपन वॉल सीलिंग्स में डिजाइन बनाने में काम में लेते हैं, कुछ मूर्ति बनाने में काम में लेते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में काम में लेते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है तो अपन जो घर पे गणेश जी बनाने में काम में लेते हैं, कुछ मूर्तियां बनने में काम में लेती हैं, सब हमारे इसमें काम में आता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो पीओपी है, व्हाइट सीमेंट जो है, इसको आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना चाहिए। क्यों? देखो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.1/2H2O, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। मैं लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है और इसी को अपन बोलते हैं पीओपी, ठीक है। अगर मान लो यदि पानी जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर नहीं है, वहां पे क्या है, नमी है, वहां पे क्या है, पानी है, तो ये क्या होगा, आपका पीओपी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा और बना लेगा CaSO4.2H2O, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, और ये होता है हार्ड सब्सटेंस। मतलब कि आपका पीओपी जो है आसपास की नमी से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो बना लेगा जिप्सम, जो कि बहुत होता है कठोर, क्या होता है, हार्ड होता है। अगर ये रिएक्शन हो गई और आपके सब्सटेंस ने जिप्सम बना लिया, ठीक है, अगर ये सिस्टम इसने बना लिया तो अब ऐसा नहीं है कि आप इसको पानी डाल के वापस से आप इसको नरम करके जो आपकी डिजाइन वगैरह बनानी है वो आप कर लोगे। और एक बार वो हार्ड हो गया तो अब वो हार्ड बन चुका है, अब वो आपके कोई काम का नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पीओपी को हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है। आप जब भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये रिएक्शन लिख के भी समझा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने एनसीईआरटी के। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।